हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू क्लास 10th की एनसीईआरटी मतलब हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहे हैं और उसी को नेशनलिज्म इन यूरोप जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी का ये अगला पार्ट है, मतलब कि उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें है राष्ट्रवाद, राष्ट्र की दृश्य कल्पना कि किस प्रकार से लोग जो थे एक नेशन को किस प्रकार से इमर्ज करने लगे अपने उसमें, कि किस प्रकार से लोग इमेजिन करने लगे, एक दृश्य देखने लगे अपने नेशन का कि किस प्रकार का उनका नेशन होगा, किस प्रकार से उनको फ्रीडम होगी, किस प्रकार से चीजें होगी। इस प्रकार की सारी थिंकिंग वो कैसे अपने माइंड में इमर्ज करने लगे या इमेजिन करने लगे। उसी प्रकार यहाँ पे एक देख लो, ये चित्र बना है कि 8050 में ये डाक टिकट है, ये टिकट है डाक टिकट। इसमें क्या लिखा है कि इसमें मरियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांस के गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी, जो फ्रांस का जो गणराज्य है उसका प्रतिनिधित्व करती थी। ये एक डाक टिकट है, ये पूरा उसमें किस प्रकार से उनकी इमेज है इस पे ये बनाई गई है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ लिखा भी है इस वाले यहाँ पे रिपब्लिक फ्रांस, तो इस टिकट में यहाँ पे लिखा भी है रिपब्लिक फ्रांस। तो ठीक है, इसकी बात है। अब चलते हैं, हम टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी शासक को एक चित्र मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। ये बात सच थी कि किसी शासक, कोई शासक है और उसको एक चित्र में और एक मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना क्या था, एक आसान था, किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता था। ये बात सच थी कि किसी भी शासक को, कोई शासक है और उसको एक चित्र में और एक मूर्ति में व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना आसान था, किंतु उसे एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र के मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया और उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो, और उसे किस प्रकार से कंपेयर किया, एक व्यक्ति की तरह। कैसे किया, तो एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया। मतलब इमेज तो कुछ होगी ना दिमाग में, कुछ लोग सोचे होंगे अपने कि कैसा नेशन होना चाहिए, कैसे, जैसे हर एक का एक रहता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में क्या होगा मैं प्लान करूंगा। हर एक प्लान करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ड्रीम देखते हैं कि मतलब ये होगा, मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, इसको करने के बाद ऐसा, मतलब पढ़ने के बाद मैं हो जाऊंगा। लेकिन कुछ यही सारी चीजें इमेजन रहती हैं। उसी प्रकार से लोग अपने नेशन के बारे में किस प्रकार से इमेज बना रहे थे, वही चीजें हम देख रहे हैं। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था और हमेशा से मैं बोला भी था कि उस समय जो राष्ट्र है, नेशन था, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया गया था, एक वुमेन के रूप में। और मैंने वो बताया था जो देवी थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो मूवी, मतलब जो इमेज बनी थी ना, कि हमेशा से जब भी कभी भी डेमोक्रेसी या राष्ट्र की बात है, तो जब राष्ट्र की बात आती थी तो राष्ट्र के रूप में हमेशा उसके फ्रीडम के रूप में हमेशा किसको दिखाया जाता था, किसको दिखाया जाता था, नारी को। नारी मतलब औरत, वुमेन को। तो हमेशा से वुमेन को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाया गया और वुमेन एक प्रतीक चिन्ह के रूप में बनी, मतलब एक साइन के रूप में, और नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जाना पहचान जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप को चुना गया और असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। एक्चुअली स्थिति ये थी कि कोई स्पेशल वुमेन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ बात जो कर रही थी कि वो नारी के रूप में उसे चुना गया, एक वुमेन के रूप में चुना गया, लेकिन किसी एक स्पेशल पर्टिकुलर वुमेन की बात नहीं थी। अब भारत माता के चित्र का जो कॉन्सेप्ट आता है या भारत माता का कॉन्सेप्ट आता है, कोई पर्टिकुलर कोई लेडीज का चित्र थोड़ी है, वो एक इमेजिन किया गया है और उसको डिजाइन करके बनाया गया है। क्योंकि इंडिया का भी आप डेमोक्रेसी देखो, इंडिया में जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि अभी जो देवी के रूप में देखते थे नेशन के रूप में, तो औरत को ही माना गया है, जबकि एक्चुअल स्थिति में कोई स्पेशल कोई लेडीज या पर्टिकुलर किसी लेडीज या वुमेन की बात नहीं की गई थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार, जो राष्ट्र है इसके अमूर्त विचार ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गया। क्या बन गया, जो नारी की छवि थी, जो नारी की इमेज थी, वो किसका बन गया, राष्ट्र का क्या बन गया, रूपक बन गया। इसका मीनिंग हम आगे समझेंगे कि रूपक का मतलब क्या था, कि जो एक्चुअली थी वो कुछ और थी और प्रैक्टिकल कुछ और था, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें जो बता रहा हूँ, तो पढ़ाना अलग चीज है। जैसे मैं ताजमहल के बारे में पढ़ाया और ताजमहल जाकर एक बार आपको विजिट करा दूं, जैसे मैंने लाल किले के बारे में पढ़ाया, या मान लीजिए मैंने मतलब कोई भी एक बिल्डिंग, हिस्टोरिकल प्लेस या किसी जगह के बारे में आपको बताया और उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं या उस जगह ले जाकर आपको वहाँ पे एक बार पूरा घुमा दूं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक रूपक के रूप में बन गए। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, तो फ्रांसीसी जो कलाकार थे उनने, कलाकारों ने किसकी बात कही, स्वतंत्रता की। किसकी, स्वतंत्रता, न्याय, जस्टिस और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया था, नारी रूपक शब्दों का प्रयोग किया। तो यही चीजें दी गई कि आपको ये, हम जब वहाँ पे हम पढ़ रहे थे
तो ये सब चीजों के लिए उन्होंने नारी के रूपक की बात कही थी और किस प्रकार विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं, देखो अब आगे चलते हैं हम लोग। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं, जो विशेष वस्तु हैं, प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक का जो था वो लाल टोपी थी, ये हम पढ़ चुके, ये चीजें आपको 9th क्लास में। और टूटी हुई जंजीर, जो स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था, लाल टोपी थी, टूटी हुई जंजीर। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक, देखो हमेशा से किसको दिखाया है, वोमेन को एक प्रतीकात्मक के रूप में से व्यक्त किया जाता था। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीजें थी किस प्रकार से चीजें शो हो रही थी, तो एक वोमेन के रूप में इसको शो करके दिखाई जा रहा था, जिसकी आंखों पर पट्टी बधी हुई थी और तराजू लिए हुए थे। जिसकी आंखों पर क्या बधी थी, पट्टी बधी हुई थी, पट्टी बधी थी, और वह हाथ में क्या लिए थी, तराजू लिए हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार नारी रूपों को आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्रता के थे। तो इनके जो चिन्ह थे वो कैसे थे, डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक इनके थे, जिसमें कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये चीजें थी जिसमें एक डेमोक्रेसी को शो कर रही थी, तिरंगा और कलगी को। मारियान ने क्या कहा, मारियान की प्रतिभा, जो मारियान था इसने जो इमेज बनाई थी, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी, जनता को एकता के और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। और एक इमेज कहाँ लगाई थी, तो एकता के राष्ट्रीय प्रतीक ये कहाँ पे लगाई गई थी, चौकों पर, जो सार्वजनिक चौराहे थे उन पे लगाई गई, ताकि उनको यूनिटी और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मारिया की जो मारियान थे उनकी छवि कहाँ की गई, सिक्कों पर, डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई, और ऐसे करके चक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जो जर्मन बलूत है वो किसका है, जो जर्मन एक वृक्ष है जिसका नाम है जर्मेनिया बलूत वृक्ष, और पत्तों का एक मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन जो बलूत है वो वीरता का क्या है, प्रतीक है। तो यहाँ पे ये देखो कि इनकी जो इमेज है, सिक्के हैं, डाक टिकट है, किस प्रकार से हर जगह ये चीजें शो की जा रही हैं। तो ये आप मैं समझ रहा हूँ कि मारियन के बारे में यहाँ समझ गए होंगे किस प्रकार से यहाँ चीजें की, कि एक फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई एक आविष्कार कलाकार थे 19वीं सदी में, और ईसाई नाम मारियान दिया गया, और उसे एक फ्रांस में उसे एक ईसाई नाम मारियान दिया गया, नाम दिया गया, क्या दिया गया कि वो एक क्रिश्चियन लेडी है, उसको नाम क्या दिया गया, ईसाई नाम मारियान दिया गया। देखो यहाँ लिखा है कि ईसाई नाम क्या दिया गया, ईसाई नाम मारियान दिया गया। तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मारियान कोई स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, मारियान एक लेडीज को दिया, जो प्रतिमा, जो मूर्ति बनाई गई थी, और उनकी सारी छवि को पर्पस जो बताया गया था, जैसे कि स्वतंत्रता, क्या चीजें बताई, स्वतंत्रता और गणतंत्र की बात की गई, जिसमें और भी चीजें जो प्रतीक थे, जैसे कि लाल टोपी थी, तिरंगा था और कलगी, ये चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई थी। तो ये आप यहाँ क्लियर समझ गए होंगे। चलो हम आगे चलते हैं कुछ और बातों। ये देखो यहाँ पे न्यू मीनिंग आ गई है, और यहाँ पे ये देखो, ये आपका एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया, मैं इसको छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड, आपको ये समझना है इस चित्र को। एक सेकंड, ये देखो, ये चित्र आप देख रहे होगे किस प्रकार से, एक हाथ में इस प्रकार से खड़ी है, हाथ में ये दिखाया गया। जर्मेनिया के चित्रकार है फिलिप बेट। तो फिलिप बेट ने 1848 में बताया, चित्रकार जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे, हाथ में झंडा दिख रहा है ना, ये वाला किस प्रकार का, एक सूती झंडे के रूप में, ये वाला ये सूती झंडे, ठीक है, सूती झंडे पर बनाया, चूंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था। इसको कहाँ लटकना था, सेंट पॉल चर्च से, और जहां 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, जहां पे फ्रैंकफर्ट की जो संसद बुलाई गई थी 1848 में, उसी का ये चित्र बना। और एक हाथ में देखो किस प्रकार से तलवार लिए हुए, न्याय का प्रतीक लिए हुए, तलवार को लिए हुए हाथ में, इस प्रकार से यहाँ पे पकड़े हुए है तलवार को, ठीक है, ऐसे तलवार लिए, हाथ में झंडा लिए, सूती का बना हुआ है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हम आगे फिर बात करते हैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखो, देखो अब यहाँ पे एक मीनिंग आया है, और ये मीनिंग को समझ लो। जैसे रूपक, जो बार बार जो शब्द आ रहा था वॉकैब, रूपक, जब किसी अमूर्त विचार, कोई ऐसा विचार हो जिसमें
लालच, ईर्षा, स्वतंत्रता, मुक्ति। क्या क्या? लालच, ईर्षा, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए क्या किया जाता है? इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के, जो रूपात्मक कहानी है, एक रूपात्मक कहानी के क्या है? दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। क्या होते हैं? एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक होता है, एक प्रतीकात्मक। मतलब एक हो गया, मतलब उसका कोई मीनिंग होगा, और प्रतीकात्मक एक कुछ उसका सिंबल लिया जाएगा, एक कुछ उसका पर्पस होगा, मतलब कह सकते हैं प्रैक्टिकल होगा। तो वही है कि एक जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है किसी के जरिए, तो एक रूपात्मक कहानी के दो शाब्दिक अर्थ हो जाते हैं। एक तो शाब्दिक होता है और दूसरा उसका मतलब क्या होता है? दूसरा उसका प्रतीकात्मक हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, कुछ और बातें कर लेते हैं जो हमें टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ कुछ चीजें हैं, और ये मैं बता दूं, ये आपकी जो चीजें ली गई हैं, ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। कि यहाँ पे जो चीजें इंडिकेट की गई है, ये फ्रांस क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, मतलब जो फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था, उससे ली गई, और ये लुई 16 के अगेंस्ट थी। जैसे इसमें टूटी हुई जंजीर जो दिखाई गई, टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? आजादी का मिलना, तो आजादी का प्रतीक है। ठीक है, जिसमें लिखा है बादशाह कवच, एक कवच था बादशाह, जिसमें जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति बताई गई थी। बादशाह, जिसमें बाज का, जो बाज होती है ना, हॉक बोलते हैं जिसे, हॉक का कवच पर इमेज बनी थी। उस पर इस प्रकार से कवच पर एक जैसे मैं टी शर्ट पहने हूँ, इस पर अगर मतलब एक इमेज बनी हो, प्रिंट हो, तो उसका कवच की तरह, और उसको किस रूप में दिखाया गया था? प्रतीक शक्ति के रूप में। बलूत, बलूत अभी मैंने पढ़ाया था, एक वृक्ष होता है और जिसकी पत्तियों का मुकुट बनता था। एक किसका था? बहादुरी का प्रतीक। किसका था? बहादुरी का प्रतीक। तो ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। तलवार, ये आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी, मतलब कि 9th क्लास की जो हिस्ट्री उसके है। तलवार का मतलब था मुकाबले के लिए तैयारी करना। तलवार का, तलवार पर लिपटी जैतून, जो तलवार है उस पर लिपटी जैतून की डाली, तो क्या था? शांति की चाह। क्या थी? शांति की चाह। ठीक है, पहले काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। क्या था? काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, एक किसका प्रतीक था? 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनका झंडा इंडिकेट, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। ठीक है, तो 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जो 1848 में था, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। तो इसमें उगते हुए जो सूर्य की किरणों को इंडिकेट करता है, एक नए युग की सूत्रपात की बात करता है, मतलब इससे की बात कहता है। ठीक है, तो एक चीज आप समझ गए होंगे, इनको थोड़ा याद रखना, एमसीक्यू के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है कि चार्ट की सहायता से जर्मेनिया में पहचाने, और ये ठीक है, ये देख लेना, ये यहाँ पे सारी चीजें बताई गई। देखो ये मुकुट उकुट रखा है, ये टूटी हुई जंजीर रखी है, ये बाज, देखो बाज का कवच बना है इस प्रकार से, ये 3 कलर का झंडा, ब्लैक, रेड और ब्लू, ये सारी चीजें, तलवार अलवार, ये सब चीजें बताई। तो आप देख लें जो हम जिसकी बात ऊपर कर रहे थे। अभी एक डायग्राम बना है जिसमें लिखा है हताश जर्मेनिया, जूलियस हुबर। ठीक है, चित्र द फॉलन जर्मेनिया, तो एक मतलब किस प्रकार से हताश पड़ा हुआ है, एक चीज बताई गई। ठीक है, देख लेंगे। ये देखो, फिर ये लेडीज की इमेज है कि यहाँ पे जर्मेनी गार्डन द राइन, राइन नदी पर पहरा देती ही जर्मेनिया। तो यहाँ पे एक किस प्रकार से जो रिवर है, ये रिवर दिखाई जा रही है। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये जो पूरी नदी है, ये पूरी नदी देखो इस प्रकार से गई नदी, ये नदी यहाँ पे दिखाई गई है, और उस नदी पर पहरा देते हुए, तो क्या लिखा है इसमें? एक सेकंड देखो क्या लिखा है, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। तो गार्डिंग द राइन, तो जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती हुई एक जर्मेनिया। जर्मेनिया, चित्रकार लॉरेंस क्रेन ने यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर, एक तलवार है हाथ में, और जर्मेनिया की जो तलवार है, तलवार पर खुदा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जो जर्मन की तलवार है वो किसकी रक्षा करती है? जो जर्मन राइन है उसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो ये आप इस चित्र को देख लीजिए किस प्रकार से एक जर्मेनिया की लेडी बताया गया, और यहाँ पे उनके हाथ में और एक कवच है, एक कवच हाथ में है, दूसरी तरफ एक में तलवार है, तलवार पर लिखा है कि जो जर्मेनिया की राइन है वो रक्षा करती है। ठीक है, ठीक है, ये देख लेना। अब हम आते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसकी बात करते हैं, और ये हमारा आता है 6 नंबर का सेक्शन। अब इसमें ये छोटा था, तो ये मैं चाहता हूं कि इस वाले पार्ट को भी इसी में कवर कर लूं, तो ये 5th नंबर का हो गया कंप्लीट। अब इस 6 नंबर का है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। कैसे राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई,
और उसके आने के बाद कैसे बड़े से एम्पायर में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि साम्राज्यवाद एम्पायर में कन्वर्ट हुई। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा। जैसे 19वीं सदी 19th सेंचुरी की बात देखेंगे, जो अंतिम चौथाई एक राष्ट्रवाद वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इसके बीच दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। तो जो इसके प्रति क्या, जो राष्ट्रवादी जो समूह थे, जो ग्रुप थे नेशनलिस्ट के, वो एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और क्या होते चले गए, लड़ने के लिए क्या रहने लगे, हमेशा के लिए तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों के की राष्ट्रवादी आकांक्षा को इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। ये इंपोर्टेंट है कि 1871 में यूरोप में राष्ट्रवादी का जो मेन जो टेंशन जो चल रही थी वो एरिया था बाल्कन एरिया। क्या था, बाल्कन क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि पूरा फर्टिलाइज एरिया था। अभी बात करेंगे कहाँ है, भौगोलिक जाति भिन्नता भी थी इसमें बहुत। अगर मैं इसकी डेमोग्राफी की बात करूं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जातीय भिन्नता थी, मतलब विभिन्न डाइवर्सिटी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। क्षेत्रों के निवासियों को ये बाल्कन एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसमें एक बड़े इतने सारे एरिया, जिसमें मैंने नाम लिए जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविया। आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इन सबको क्या पुकारा जाता था, यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के निवासियों को क्या पुकारा जाता था, स्लाव। तो स्लाव कहा जाता था यहाँ के निवासियों को। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा क्या था, देखो तो क्या लिखा है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाल्कन क्षेत्र के रूमानी राष्ट्रवाद, रूमानी का मतलब मैं बता चुका था कि किस प्रकार अपने जो कल्चर है, कल्चर के लिए एक साथ कल्चर को एक साथ इमर्ज करना चाहते हो, कल्चर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। तो बाल्कन क्षेत्र में विचारों को फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य है, ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, किंतु इसमें बहुत से कम सफलता मिली। एक के बाद एक इसके उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता, तो एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, इसलिए किया कि वो कभी स्वतंत्र थे। विदेशी शक्ति ने उन्हें अधीन कर लिया था। बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही, जो बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही थे, राष्ट्रीय जनसमूह ने उन्हें संघर्षों को लंबे समय के से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। यही हुआ, जो बाल्कन का एरिया था, जो उनके जो राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय के लिए खोई आज़ादी के रूप में देखा। उन्हें लगता था कि हमारी जो आज़ादी जो हमारे हाथ से छीन ली गई है, फिर से वापस मिल सकती है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव मतलब कौन लोग थे जो इन क्षेत्रों में, बाल्कन क्षेत्र में रहते थे, उनको क्या बोलते थे, स्लाव बोलते थे। हम पहले ही देख चुके, तो ये क्वेश्चन याद रखने के स्लाव कौन है, तो जो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे। अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। अपनी जो पहचान है और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, और बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जो बाल्कन क्षेत्र था वह गहरे टकराव का क्या बन गया, क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। यही चीजें थी, धीरे धीरे कैसे चीजें चेंज होगी और ये रखता था। आगे देखते हैं, हम बात करें, परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों बीच प्रतिस्पर्धा होने लगा। अब इसमें इतने सारे जो कंट्री थे, सब अपनी अपनी पावर को सब चाहते थे कि बाल्कन जो एरिया है, मैं बता दूं, ये बहुत फर्टिलिटी वाला एरिया था, इस पर हर कोई कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियां बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक सैन्य ताकत के लिए प्रतिस्पर्धा थी। तो कैसे कैसे धीरे धीरे जो चीजें थी, यहाँ पे हमने ये देखा कि बाल्कन एरिया में कि ये तो चीजें हो रही थी, और साथ में वहाँ ये भी संघर्ष हो रहे थे कि किस प्रकार से वो चाहते थे कि जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम चल रही थी कि इनको ये चीजों का डर था कि कैसे जो भारी ईर्ष्या करते थे, और क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों में भी जैसे व्यापार को लेकर के, अपनी देश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए भी
गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें से यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की, अब ये देखो बड़े बड़े कंट्री आ गए, रूस है, जर्मनी है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की तरह पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और प्रथम विश्व युद्ध हुआ और यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहीं से आप हल्की सी यहाँ से इमेज बना लेना, WW फर्स्ट था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यहीं से इमेज होगी जो 1914 से 1918 तक चलेगा। तो ये हल्का सा दिमाग में रखो डेट, और इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो कंट्री थे, जैसे बड़े कंट्री इन्वॉल्व हो गए बाल्कन क्षेत्र में, कि जो बाल्कन जो समस्या है, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, आगे जाके बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ कमजोर करके क्षेत्र में प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और ऐसे करके प्रथम विश्व युद्ध कैसे करके इमेज होगी, तो आप ही हल्का आइडिया लगाने जो हमने पढ़ा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन यहाँ क्रिएट हुई। यहाँ एक हल्का आइडिया लगा सकते हैं। ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिया है कि देखो यहाँ पे इमेज, इसको अच्छे से समझा दो, एक सेकंड। देखो क्या समझना है, ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता है ये मानचित्र। तो ब्रिटिश साम्राज्य जो था किस प्रकार से पूरे एम्पायर को, कैसे चीजों को उसने कंट्रोल किया, कैसे कैसे धीरे चीजें कंट्रोल चला गया। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे हैं। इसमें सबसे ऊपर जो फरिश्ते हैं, देखो ये देखो ना, फ्रीडम, स्वतंत्रता का बैनर थामे हुए हैं। किसका बैनर थामे हैं? स्वतंत्रता का। और ये फेडरेशन, ये क्या है? फ्रेटर्निटी। ये देख रहे कैसी चीज, जो फरिश्ते ऊपर दिखाए गए ना इमेज में, किसी सबसे ऊपर जो फरिश्ते हैं वो स्वतंत्रता का बैनर टांगे थामे दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिस्तानिया और विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। जिसका अग्रभाग है जो ब्रिस्तानिया और विजय भाव के साथ कहाँ बैठा है? भूमंडल के ऊपर भाग पर बैठा है, जो भूमंडल का ऊपर भाग है। ये देखो किस प्रकार से ये चीजें दिख रही है यहाँ पे, पूरे दिख रहे हैं कि एक दूसरे को कैसे कुचलते चले जा रहे हैं सब चीजें। और अपने भी इसके जिसमें शेर, हाथी, वन, आदिम समुदाय की छवियों को जरिए दर्शाया गया। और इसमें किस प्रकार से देखो, जो शेर है, ये देखो हिरन इस प्रकार से दिखाए गए, ये आदिम ट्राइब्स वगैरह दिखाए गए हैं, और यहाँ पे ये हाथी दिखाया गया है, यहाँ पे टाइगर है। ये सब चीजें दुनिया के प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताता है और कहता है कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिया। और ये मैप के सहारे आप समझ सकते हो ब्रिटिश किस प्रकार से कहाँ कहाँ गए। ये पूरी यहाँ पे इमेज बनाई गई है कि कैसे कॉलोनी, इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया को बनाया था, और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका को, और ये वाले पार्ट पे यहाँ पे यहाँ ये पूरा कनाडा, अमेरिका, ये पूरे पार्ट पे मतलब हाफ कनाडा, ये पूरे ऊपर का हिस्सा, ये वाला, मतलब बहुत सारे जो आप यहाँ पे स्पॉट देख रहे हो, यहाँ समझ सकते हो कि कैसे पूरा पार्ट दिखाए। तो ये हल्का आप समझ सकते हो। साम्राज्यवाद से जुड़कर के साम्राज्यवाद 1914 में यूरोप का महा विविधता की ओर ले गया। और यही हुआ कि जो साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि एक बड़ा सा साम्राज्य बनाएंगे, एक जुड़ करके राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट जो था 1914 में यूरोप को एक महा विविधता की ओर ले गया, जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन क्रिएट हो गई, ले गए। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों में उनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था। और इस बीच क्या हुआ कि अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण करके रखा था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी जो आंदोलन थे विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण चाहते थे। क्या चाहते थे? वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद के विरोध की प्रक्रिया में उभरी। और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए। और राष्ट्रवाद के जो यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह के विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए था। अब स्वाभाविक और सार्वभौम को मान लिया गया। धीरे धीरे चीजें चेंज होती चलेंगी। और ये रहा आपका सिलेबस, मतलब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये आपके क्वेश्चन आ गए। तो
तो ये क्वेश्चन थोड़े से देख लो, ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। देखो इनके बारे में हमने पढ़ा भी है और चीज़ों को हम देख चुके हैं कि यहाँ पे देखो फ्रैंकफर्ट संसद की बात की है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या था ये आप बता सकते हैं, काउंट कैमलू दे काबूर के बारे में कौन थे, जिउसेपे मेस्सिनी, इस सब मैं बता चुका हूँ। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, वुमेन्स की इंपोर्टेंस क्या रही, तो ये बता देना। पहली बात तो वही इमेज वगैरह किस प्रकार से हर बार लिया जा रहा है, उनके कहाँ कहाँ क्या हुआ। फ्रांसीसी लोगों के बीच जो सामूहिक पहचान का भाव पैदा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या क्या कदम उठाए उसमें, ठीक है। मरियान और जर्मेनिया कौन थे, इनके बारे में बता दो। मरियान और जर्मेनिया एक मतलब कि देवी थी स्वतंत्रता की, किस प्रकार उनको डिफाइन किया गया था। इनके यहाँ जर्मेनिया जो थी वो मतलब कौन थी, जो जर्मन में नदी है, जर्मनी में राइन नदी, उसकी सुरक्षा करती थी। मरियन कौन थी, जिसके एक हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बधी थी। तो ये सब चीजें आप बता दोगे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या इंपोर्टेंट थी वो आप बताना। जर्मन एकीकरण की स्टोरी सुना दो, किस प्रकार से प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं, और अपने शासन करने वाले राज्यों को शासन व्यवस्था से ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो नेपोलियन संहिता वगैरह यहाँ पे आप बात कर लोगे, नेपोलियन की संहिता वगैरह, ये क्वेश्चन थे। उधर बाद ये सारे क्वेश्चन देख लेना, तो ये आप प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे करके आपका चैप्टर फिनिश हुआ, और यहाँ हमने आपके साथ लंबा सा डिस्कशन किया। और ये है जर्मेनिया का चित्र जो भी आ रहा था ना, ये लिखा सब जर्मेनिया, तो यहाँ पे आप आराम से ये चीज बता सकते हो। तो यार मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन था, जो चीजें थी वो मैंने पूरी डिस्कस की, और एक एक चीज जो थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, ये आपकी किसकी फोटो है, ये दिखा है जर्मेनिया चित्रकार फिलिप बेट की, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक बेसिक देख लेना, ठीक है। ऐसे करके हमने ये भी चैप्टर आपके साथ कंप्लीट किया। और यहाँ पर मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिया है चैप्टर को, कि चैप्टर में कितने सेक्शन है, उसको क्या पढ़ना है, और किस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ये आपको आइडिया लग ही गया होगा। और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी। मैं यहाँ बोला हूँ बहुत जल्द हम आपके साथ एक वन शॉट भी लाएंगे, इसका बहुत जल्दी अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर भी करेंगे। तो यहाँ मेरे फ्रेंड, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी आपको अगर डाउट होता है, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, मतलब कि नेक्स्ट इसके जो टॉपिक आने वाले हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक करेंगे। अभी एक और दो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, अभी थर्ड टॉपिक की इसकी मैं बात करूँगा आपके साथ। बहुत डिटेल से ऐसे सारे टॉपिक देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।